ओके। तो मैं अपने हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और आपके लेक्चर्स में इतनी बार सुन चुका था कि बस ऑडियो सुन रहा था। सर पहली बात तो सीसैट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब ये हम्म, जीएस से भी ज्यादा कठिन हो गया है। हाँ सर, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू था मेरा। थर्ड इंटरव्यू था। ओके, तो पहले क्या रहा, कैसे रहा? सर थोड़ी रोलर कोस्टर टाइप की मेरी जर्नी रही है। तो ओके। 19 में मैंने पहली बार मेंस लिखा था और इंटरव्यू तक का पहुंचा था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा क्योंकि लखनऊ से पढ़ाई कर रहा था तो गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। ओके। तो फंबल गया था इंटरव्यू में। और पहले बार तो जब इंटरव्यू देते तो हमको तो यही लग रहा होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ। तो 4 अगस्त को रिजल्ट आया था, नहीं हो पाया था अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। ओके। तो थोड़ा सेटबैक लगा था, बट फिर दोबारा प्रीलिम्स का पेपर दिया। शायद वो 4 अक्टूबर को था 2020 में। ओके। एंड देन सर कोरोना का पीरियड था, वो जनवरी में मेंस लिखा था मैंने। एंड एज आई बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल कैटेगरी, तो ठंडी में वो कोप अप नहीं कर पाया। देन सर मेंस खराब हो गया 2020 में जो मैंने लिखा। ओके। तो अगली बार मेंस नहीं हो पाया मेरा। हम्म। फिर दोबारा 21 में मैंने दिया, प्रीलिम्स का पेपर दिया, वो क्लियर हुआ। एंड देन इंटरव्यू तक का पहुंचा। ठंडी में था, एक बार 1 साल पहले उसकी प्रैक्टिस हो गई थी हमारी, नेट प्रैक्टिस। अच्छा। हम्म। सर कोरोना के कारण फिर एक्सटेंड हो गया था मीन्स, जनवरी में 2021 का भी मीन्स हुआ था। हम्म। तो इस बार मीन्स क्लियर हुआ, वहाँ पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में 6 मार्क्स से रह गया था। अच्छा। ओके। एंड जब रिजल्ट आया तो उसके 5-6 दिन बाद प्रीलिम्स का दोबारा पेपर था। हम्म। तो उस वक्त फीवर आ गया मुझे प्रीलिम्स के समय। तो जीएस में तो अच्छे मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए, बट सीसेट आपका दिमाग नहीं काम कर सकता उस वक्त। तो हम्म। उसमें 60 मार्क्स और मैं आउट हो गया 2022 में फिर। अच्छा। ओके। देन सर अब इतना सारा लंबा समय की जर्नी हो गई और ये दिख रहा था कि वहाँ पहुंच रहे हैं, देन रुक जा रहे हैं, तो थोड़ा डिसहार्टेंड भी होने लग गया था। बट इस साल 2023 में दोबारा बैठे हैं। कृष्ण भगवान ने साथ दिया और पहुंच गए यहाँ पे। सर अब इसमें तो आर.के. मर्टन सर का कॉन्सेप्ट है ना, फ्रेंडिपिटी, जहाँ तक का मुझे याद आ रहा है। एक तरीके से आपसे मुलाकात हो गई मेरी, खोज नहीं कुछ और निकला था यूट्यूब में। ओके। और बहुत स्मूथली निकल गया। मैंने पढ़ा और पता नहीं किसका कॉन्सेप्ट है, शायद मर्टन सर का था। तो मैंने वो पढ़ा और इतना स्मूथ आपने पढ़ाया वो। एक्चुअली सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी और बेनिफिट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा मर्क्यूरियल हूँ, एक चीज़ को लंबे समय तक का नहीं कर सकता हूँ, इसलिए लोग मुझे, मतलब मेरे दोस्त के कमेंट भी देते हैं कभी कभार। तो आपके कोर्स आ चुके थे, चैप्टर्स आ चुके थे, तो मैं एक चैप्टर पढ़ता था, फिर कूद के दूसरा पढ़ लेता था और मैं रिलेट करता था उनको। ओके, अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, तो इंटरेस्ट बनने लग गया मेरा सब्जेक्ट में। और पेपर 1 आपने एकदम कंप्लीट करा के रखा था। देन आपके नोट्स भी मुझे पहले तो मैं लिख लिया करता था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आपने ड्राइव का लिंक दे रखा है। फिर बाद में ड्राइव के लिंक से मैंने उसमें और अपडेशन कर दिए। फिर नितिन सांगवा सर की बुक भी मिल गई मुझे। एंड अब तो सर आपने शायद 300 पेजेस के नोट्स भी डाल दिए, प्रोवाइड कर दिए हैं, राइट। जो आपके इंस्टीट्यूशन के हैं। तो सर एकदम स्मूथ हो गई है जर्नी। उसकी सोशियोलॉजी में तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। पेपर 2 में थोड़ा लगा था सर, क्योंकि पेपर 2 में आखिरी के सेक्शन सी वाले जो चैप्टर थे वो कंप्लीट नहीं हुए। राइट। तो सर कंप्लीट कीजिए आप, जरूरत है लोगों को। ऑलमोस्ट डन है, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, पूरा डाल दिया। सर ये मैंने क्रैश कोर्स लिया था और ये भी बहुत हेल्पफुल रहा था। मेरी जर्नी सर टाइट हो ही जाती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेंस के पहले ही 2 सितंबर को मेरे को टाइफाइड डायग्नोज हो गया था। तो मैं अपने हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और आपके लेक्चर्स में इतनी बार सुन चुका था कि बस ऑडियो सुन रहा था। अच्छा। पेपर उनकी, और 10 सितंबर तक का मेरा वही कंटिन्यूस चला। और पेपर 1 में मार्क्स भी मेरे ठीक आए हैं। तो बस सीपी क्लासेस, अभी ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही महिमा मंडल कर रहा हूँ, लेकिन सर दिस इज द रियलिटी। अरे नहीं, तो ऐसे आई एम सो ग्लैड कि कुछ हेल्प हो पाई, कुछ मदद हो पाई। सर आपने अपने मॉड्यूल्स में इतनी बार बोला है रिवीजन की, तो रिवीजन कोई एक रिसोर्स पकड़ लो, बार बार पढ़ लो, मुझे तो यही लगता है। तो मैंने तो एकदम एंकर बना लिया था। अच्छा। इसको इसी को पकड़ के आगे चलना है, क्योंकि पेपर में लिखना होता है, एंड यू हैव सम रिलेवेंट कंटेंट, देन यू कैन राइट इट। तो आप प्रोवाइड कर रहे हो और इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, तो ये तो सही था सर रिवीजन के साथ। ओके सर, पहली बात तो सीसैट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब ये जीएस से भी ज्यादा कठिन हो गया है। और 2022 में जब मेरा नहीं निकला था तो मैं समझ गया था कि एकदम सारी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा फीवर में नहीं निकला था तो मैंने ये सोच लिया था फीवर में भी दूंगा तो निकलना चाहिए।
तो उसके लिए आपको रिसोर्स कवर करने पड़ेंगे। मैंने सर अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक आती है वो पढ़ लिए थे, और यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े, कौशिक मोहंती सर हैं, वो पॉइंट पढ़ाते हैं। और एक टीचर और हैं सर, आदित्य सर हैं, एसएससी के टीचर है। तो सर ये एसएससी का कोर्स कंप्लीट मैंने कर लिया। देन पीयूष पार्थने सर के सारे लेक्चर देख लिए थे मैंने, रीजनिंग के। और बहुत मेहनत की थी, और बिल्कुल मेहनत करो, सीसेट करने की जरूरत है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेकंड थिंग सर ये है कि जब आप जीएस दे के निकलते हो, यूपीएससी का पेपर ऐसा आ रहा है कि यू कैन नॉट बी श्योर कि मेरा पेपर कैसा गया है। 70-75 नंबर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, कि जब आप पेपर देके निकलते हो आपको खराब लग रहा होता है तो आपको पेपर देने का मन भी नहीं करता है जीएस 2, दैट इज सीसेट, और उसमें कठिन क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसलिए माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनाना है कि जो भी पेपर आया है, कठिन आया है तो ठीक है, अभी वो निकल गया, अभी दूसरा सीसेट का पेपर आ रहा है, इस पर ध्यान दो। आप रेड बुल पियो, अपने आप का दिमाग कुछ करो, लेकिन वहां पे आपको बैठ के एकदम ये सोचना है कि अभी दूसरी चीज है, इसको भी निकालना है, और क्या पता लग काम कर जाए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो निकले एकदम एच पे निकले, बट निकले सीसेट क्योंकि उन्होंने ठीक से दिया। तो सर दूसरी बात ये है कि पेपर में आपको फंबल नहीं होना है, पेपर आपका खराब हो गया और आप पेपर के बारे में सोच रहे हो सीसेट में। एंड थर्ड इज सर, टेस्ट सीरीज को ठीक से लगाओ और समझो, क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए आपको। तो ये 3 चीजें हैं। कितने टेस्ट दिए आपने, और अगर बता सकते हो कि कहाँ से भी दिए, वो भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। सर मैंने पहले तो 17-18 में जब तैयारी करना शुरू करी थी तो बहुत टेस्ट देता था मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया, विजन आईएएस और फोरम आईएएस के टेस्ट, ये सारे दे लिए थे। और सर अगर सबको काउंट कर दिया जाए सर तो 80 के ऊपर पहुंच जाएंगे टेस्ट। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर सर मेरे को क्योंकि क्वेश्चन लगाने की टेक्निक्स आ गई थी, तो मैं प्रीवियस ईयर बेस्ड अपनी नॉलेज पे आ गया था। तो मैंने फिर 20 के बाद टेस्ट ऐसे नहीं दिए हैं, मैं आराम से प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया करता था। और सर प्रीवियस ईयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यूपीएससी किस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम कर रही है। क्योंकि टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनाती है, यूपीएससी नहीं बनाती है। तो आपको एग्जामिनर के शूज में जाके देखना है। सर स्लीपी क्लासेस में तो प्री मिक्स आता है, जहाँ तक मुझे याद है सर, मेरे को नाम नहीं याद है, 5 क्वेश्चन आया करते हैं, वो देखता था प्री मिक्स। यस सर। एंड एक नॉलेज के लिए भी आप 2 मिनट सीरीज कहते हैं सर, लेकिन उसमें 10-12 मिनट का वीडियो शायद रहता है, तो काफी अच्छा रहता है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काफी अच्छा है। तो ये मैं देखा करता था, फ्री टाइम में बहुत देखता था सर मैं इसको। ओके सर आंसर राइटिंग तो स्टार्टिंग में इतना लोग बोलते रहते हैं करनी चाहिए, तो शुरुआत में भी लिखा करता था, वो आंसर का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ टाइम चलाया करता था। हाँ जब मीन्स पहली बार लिख रहा था तो थोड़े आंसर एनालाइज किए तो समझ आया कि नहीं, कुछ बॉडी वो मतलब इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कुछ होता है और उसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो वो फिर सर बहुत जैसे कहते हैं ना कि सटल वे में समझना और लिखना, वो सर 2019 में किया था, वो ज्यादा नहीं कर पाया था उस वक्त। फिर 20-21 में तो सर नॉर्मल चलता रहा। ओके। तो और लिख लिया करता है सर, 2-3 आंसर लिख लेने चाहिए मुझे लगता है डेली बेसिस पे। आप टच में रहिए, एक्चुअली दिस इज अ मैराथन, आप एक दिन में चीजें नहीं सीख सकते हो, तो आपको रोज थोड़ा 2-2 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। ओके। नहीं मुझे तो वेरिएशन लगा है, क्योंकि सोशियोलॉजी में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन डिटेल समझाना पड़ेगा, जीएस में भी समझाना पड़ता है, पर जीएस में मेरे ख्याल से वैरायटी कवर करी जाती है कि आप अलग अलग पॉइंट्स उसको दिखा दो। लेकिन सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है वो सर एक पर्टिकुलर चीज पे आता है, कुछ भी पूछ रहे होते हैं, जैसे पावर एलीट की थ्योरी आ गई और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेबल है आज के समाज में, तो ये सर क्लोज कॉल आ गया। और आपको इसमें आपको परेटो और इनकी CW मिल्स की कमांड पोस्ट आप लिख रहे हो, उसी का राउंड घुमाना है, एग्जाम्पल देना है। और आपको थिंकर्स कोट करनी पड़ेंगी, उनकी बुक्स अगर कोट कर सकते हो। ये भी आप नहीं बोला था कि रटना इज ऑल्सो अ मेहनत, आपने किसी उसमें लेक्चर में बोला है, तो किताब रटनी पड़ेगी, उसको कोट करना पड़ेगा, वही से नंबर मिलेंगे। ये अच्छा है कि तुम दैट इज द थिंग सर, पेपर 2 में मिलता नहीं है, वो थिंकर नहीं मिल पाते, पेपर 1 में मिल जाते हैं, तो नंबर पेपर 1 में आ जाते हैं, पेपर 2 में अभी मुझे भी समझना पड़ेगा कि नंबर कैसे थोड़े से नीचे रह रहे हैं। आपके कैसे रहा ब्रेकअप, कैसा रहा मार्क्स का? सर मेरे 149 पेपर 1 में एंड पेपर 2 में 119 में। 119, 268 तो अच्छा स्कोर है
सर पुश और पुल फैक्टर थे। पहला तो ये था कि पुश फैक्टर ये था कि एज आई बिलोंग फ्रॉम डिफरेंटली एबल कैटेगरी, तो मैं बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। मैं कोचिंग जाके वहाँ पे दिल्ली में मेट्रो में जाऊँ और कोचिंग अटेंड करूँ, तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। दूसरा सर पुल फैक्टर ये था कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी ईजी थी और लोग भी मिल गए उस वक्त। और स्लीपी क्लासेस के लेक्चर मैंने देखे तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि डायरेक्टली आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली सर शुरू कर रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन के साथ शुरू कर रहा है लेक्चर उसमें, तो उसमें फ्लो बन जाता है, अच्छा लगने लग गया पढ़ने में। और सर पढ़ने में अच्छा लगने लग गया तो मैं ऐसा इंसान हूँ सर, मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही होती है मैं वही करता हूँ, फिर दूसरी चीज़ नहीं करता। तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसे ही आगे बढ़ गया। ओके, तो वैसे बैकग्राउंड में आपने पहले क्या किया, वो इंजीनियरिंग? यस सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। अच्छा सर एक चीज मैंने और देखी थी कि मैंने बहुत ध्यान से देखा, सोशियोलॉजी में नंबर कभी जल्दी बुचर नहीं हुए। तो ये एक सदाबहार सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट बुचर कर दिया जाता है। टचवुड कर लेना चाहिए। टचवुड सर, बिल्कुल सर। सही। एससी में तो यूज होता ही है, सोशियोलॉजी की नॉलेज आपको विजडम दे देती है और आप एनालाइज कर सकते हो। आप थिंकर मत लिखिए, लेकिन चीजों को आप मॉल्ड करके वहाँ पे लिख सकते हो। GS1 में तो इस बार इसमें सोसाइटी में तो काम आता ही है, आप उसको रिलेट करके और भी आंसर्स में डाल सकते हो। अगर आप छुट्टी के आंसर लिख रहे हो और आपको सोसाइटी की थोड़ी नॉलेज भी है तो थोड़ा बहुत आप रिलेट करके लिख सकते हो। GS2 में भी सोशल इश्यूज या कुछ एक सेक्शन है सर, तो उसमें भी यूज होता है वो। GS4 में तो सर होता ही है, GS4 में थिंकर सब यूज कर सकते हो। तो थ्रू आउट सर काफी, कहते हैं ना वो वाली मूवी है वेलकम, काफी फैला हुआ बिजनेस है इनका। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ सर पहली बात आप ये समझ लीजिए कि हाँ अच्छी बात है, आप ये सोच के आओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, बट इसमें 100% हार्ड वर्क है, 100% ही लक काम करता है सर। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं जानता हूँ, जस्ट थोड़ा सा लक का अंतर है और वो लिस्ट के बाहर है, और मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या फील कर रहे होंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि आप सिलेक्ट भी हो सकते हो और हो सकता है सिलेक्ट नहीं भी हो पाओ। तो आप बहुत ध्यान से समझो कि आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करेगी, आपके दोस्त कितने सपोर्ट करेंगे। मुझे तो मेरे दोस्त सपोर्टिव मिले और भगवान मिले, और भगवान ने भी सपोर्ट किया, मालिक ने सपोर्ट किया, सबने किया, और हम लोग मैं अपना पढ़ता रहा। अगर ये सपोर्ट ना होता तो सर मैं इतना आगे ना आता। तो आप सपोर्ट मैकेनिज्म देख लीजिए कितना है। ओके, हर एक डायरेक्शन में, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सारे कैपिटल स्ट्रांग होने चाहिए आपके, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। एंड उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोज पढ़ाई करना, और एक्चुअली इस जर्नी में कभी आप दुखी फील करते हो सकता है आपके घर में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए या किसी के बर्थ हो जाए। आजकल तो जिस हम लोग फेज में रह रहे हैं, रिलेशनशिप होते हैं लोगों के, ठीक है, उसमें भी इन आउट हो जाता है तो परेशान हो जाता है इंसान। सारी इवेंचुअलिटीज को लेते हुए आपको दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इतनी लंबी जर्नी आप कवर कर सकते हो तो आप एकदम डिटरमिन्ड होकर पढ़ाई करो इसके लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज नहीं हो पा रही है तो एक बैकअप पकड़ लो और फिर करो। सपने नहीं अपने कभी छोड़ने चाहिए। अगर आपने सपने बनाए, सपने तो होते भी नहीं है सर, जैसे जीतू भैया ने उसमें बोला है कोटा फैक्ट्री में, एम बनाओ, सपने तो टूट ही जाएंगे ना, लक्ष्य बना लो उसको और आगे बढ़ो। तो परसिवरेंस और क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन, और आगे बढ़िया। सर जब सेटबैक लगता है, मैं तो फेलियर बोलूंगा मैंने इसको, जब सेटबैक आता है तो इंडिविजुअल जो होता है डिपेंड करता है किस तरीके का है। देखिए 2 तरीके के इंडिविजुअल होते हैं, दोनों ही सही है अपनी जगह पर। एक जो क्राई करते हैं घर वालों के सामने, जब वो कर रहे होते हैं तो घर वाले उनको शांत कराते हैं, घर वाले कहते हैं बेटा तुम शांत हो जाओ बस। एक होते हैं जो चुप रहते हैं तो घर वाले रोते हैं। मैं दूसरी कैटेगरी में था सर, मैं कभी रो ही नहीं पाया मेरे रिजल्ट मतलब आउट होने पे, और क्योंकि बचपन से ही मैंने इसे लाइव देखी है, अपने हार्ट से देख ली है कि मुझे लगता है कि ठीक है, चल रहा है, हो जाएगा। तो दिमाग को इतना स्ट्रांग बना के रखिए कि देखो सेटबैक है और हम नहीं जानते भगवान हमारे लिए क्या सोच रहा है। अभी मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ होता तो अब मैंने थोड़ा सोच लिया था कि एक दूसरा बैकअप पकड़ लेना चाहिए, जॉब ले लेना चाहिए, तो भगवान ने दे दिया मुझे कि अब चलो अच्छा रख लो। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो पहली बात तो अपने घर वालों को संभालो, ठीक है, क्योंकि वो आपके सपने और उनके सपने अलाइन हो जाते हैं, वो जीने लगते हैं आपके सपने। और जब आप दुखी होते हो तो वो दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, दुखी नहीं देख सकते। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने सपनों का बोझ अपने पेरेंट्स को मत ट्रांसफर कर दो कभी,
कि वो दुखी हो रहे हो। पेरेंट्स की बात को समझो, क्या बोलना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है वो परेशान हो रहे हैं तो आप जॉब भी पकड़ सकते हो। अदरवाइज पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस दो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर लूंगा। इसके बाद अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो दोस्तों के पास जाओ, और वो इसीलिए बने हैं दोस्त कि वो आपको संभालें, और जब संभालेंगे तो आप बाउंस बैक करोगे। और बाउंस बैक अगर आपके अंदर चाहे, वो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिल्फी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो गिरे हैं उठने के लिए, और सर फेलियर इंपॉर्टेंट भी होता है। फेलियर होगा तभी कुछ लर्निंग होगी। सर दो चीजें बोलना चाहूंगा मैं। पहली बात तो क्योंकि मैं एक जैसे डिफरेंट लेवल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी इस कैटेगरी से मेरे भाई बहन हैं, उनकी अलग एक परेशानी है, ठीक है। उन परेशानियों को अलग कर दो, क्योंकि जब तुम इस सर्विस में आ जाओगे तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और हो सकता है पॉलिसी की मेकिंग लेवल पे जाओ तो उनके लिए कुछ कर पाओगे। तो डिटरमिन्ड रहो। और फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, दर्द झेलने के लिए भी मिला। दर्द तो मैं मानता भी नहीं, फिर वही बात, भगवान ने हमको दिया है क्योंकि हम लायक थे। तो एक सुंदरकांड में लाइन है ना, नहीं उसमें हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मिली मुकमाई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। तो उसको मुद्रिका समझिए। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मीन्स जैसे आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोले हैं कि डिफरेंटली एबल्ड है, तो प्रभु की मुद्रिका है, इसको समझो, लेसन लो और जल्दी लांगो जो डिफिकल्टीज की है। और दूसरा, जो बच्चे अच्छे हैं, अच्छे मीन्स जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जो हमारे तरह नहीं हो पाए हैं और वो नॉर्मल है, तो अगर वो भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एम लेकर चले हो, अगर आप कहीं सेटल हो गए हो तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना एम छोड़ दो, लगे रहो उसके अंदर। जो आपने ठाना है उसको करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लाइफ में दुख होता है। क्योंकि जब आखिरी में हम लोग जा रहे होंगे तो लगेगा कि हाँ कर सकते थे, आलस में छोड़ दिया, या फिर हम लोग ऐसे जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, तो हम लोग कुछ और करने लगते हैं। तो पैसे, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी कोचिंग में पढ़ाने का, बट मैं थोड़ा पीछे रहा था। मुझे समझ आ गया था कि अगर ये करूंगा तो यही चला जाऊंगा मैं। तो अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करना है, माइंड एकदम फोकस्ड करना है, जस्ट लाइक अर्जुन, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए आपको, पेपर निकालना है। अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, नहीं हो पाया तो फिर भगवान ने कुछ और सोचा होगा। तो डिटरमिन्ड रहिए, परसिवरेंस दिखाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और रादर one of the most mature talks that we have had this season. बहुत ही बढ़िया। Thank you very much, sir. ठीक है, thank you and thank you very much, sir. Take care, sir. Thank you. Bye. Okay.